नमस्कार, शाम 5 बजे के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनम राज। सबसे पहले मुख्य समाचारों में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के संभाजी में की चुनावी जनसभा। कांग्रेस पर लगाया देश विरोधियों का साथ देने का आरोप। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड के गिरिडीह में की चुनावी रैली। कहा, भाजपा के सत्ता में आते ही प्रदेश से घुसपैठियों का किया जाएगा बाहर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 1 दिवसीय जमुई दौरे पर आएंगे। जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की। कहा, बिहार की जनता की हो रही है उपेक्षा। मुंगेर में गन फैक्ट्री का हुआ भंडाफोड़। बंगाल और बिहार की एसटीएफ ने की संयुक्त कार्रवाई, 7 गिरफ्तार। और बाल दिवस पर लखीसराय में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बाल फिल्म महोत्सव का किया उद्घाटन। और अब समाचार विस्तार से। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव प्रचार जोरों पर है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज छत्रपति संभाजी नगर में रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि यह चुनाव केवल नई सरकार के चयन का चुनाव नहीं है। इस चुनाव में एक ओर संभाजी महाराज को मानने वाले देशभक्त हैं, तो दूसरी ओर औरंगजेब का गुणगान करने वाले कांग्रेसी नेता भी हैं। संभाजी महाराज को मानने वाले देशभक्त है, दूसरी ओर औरंगजेब का गुणगान करने वाले लोग हैं। पूरा महाराष्ट्र जानता है छत्रपति संभाजी नगर को, उसका ये नाम देने की मांग 12 साल आखिरी में दिखाई दी। हमारी सरकार की 22 साल सत्ता रही, लेकिन कांग्रेस के दबाव में इन लोगों की हिम्मत नहीं हुई। जबकि महाराष्ट्र की सरकार ने आते ही इस शहर को छत्रपति संभाजी नगर का नाम दिया। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने आज झारखंड के गिरिडीह में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड में घुसपैठियों का समय खत्म होने वाला है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हेमंत सोरेन की सरकार जाने वाली है। इसके साथ ही घुसपैठियों का समय भी खत्म होने वाला है। उन्होंने कहा कि भाजपा सत्ता में आते ही घुसपैठियों को झारखंड से बाहर निकालने के लिए कानून लाएगी। केवल और केवल घुसपैठियों को घुसाने के लिए है, घुसपैठियों को घुसाने के लिए। मुझे बताओ गिरिडीह वालों, एक घुसपैठ रोकनी चाहिए या नहीं रोकनी चाहिए? अरे जोर से बोलो, रोकनी चाहिए या नहीं रोकनी चाहिए? एक घुसपैठिए झारखंड में आते हैं, हमारी भोली भाली बच्चियों से दूसरी शादी, तीसरी शादी, चौथी शादी करते हैं और उनकी जमीन हड़प लेते हैं, जमीन हड़प लेते हैं। झारखंड वालों, कमल फूल की सरकार बना दो, मैं आपको वादा करता हूं, इंसान तो क्या परिंदा भी पैर नहीं मार पाएगा, घुसपैठ नहीं। 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती है, जिसे खास और यादगार बनाने के लिए सरकार देश भर में जनजातीय गौरव दिवस मना रही है। जमुई में भी भव्य कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। देखिए ये खास रिपोर्ट।
बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती को खास और यादगार बनाने के लिए भारत सरकार ने विशेष तैयारी की है। देश भर में करीब 500 जिलों में कार्यक्रम का आयोजन होना है। जमुई में भी भव्य जनजातीय गौरव दिवस समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 6600 करोड़ की योजनाओं का शुभारंभ, शिलान्यास और लोकार्पण कर देश को बड़ी सौगातें देंगे। इस कार्यक्रम के लिए बड़े पैमाने पर तैयारी की जा रही है। ये चौथा जनजातीय गौरव दिवस के रूप में ये मनाया जाएगा। यहाँ ये नेशनल प्रोग्राम है। 2021 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भगवान बिरसा मुंडा का जन्मदिन 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने के लिए ऐलान किया था और निरंतर हम हर साल इसको कर रहा है। उसके साथ साथ प्रधानमंत्री जी कुछ फाउंडेशन स्टोन लेइंग, कुछ नया बिल्डिंग बन चुका है उसका लोकार्पण करना, ये सब काम को करेंगे और जनजातीय गौरव दिवस पालन होगा। कार्यक्रम स्थल को जनजातीय समुदाय के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक गौरव से जुड़ी कलाकृतियों से सजाया गया है। साथ ही सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम के साथ स्थानीय सांसद अरुण भारती, स्थानीय विधायक श्रेयसी सिंह, बिहार सरकार के मंत्री सुमित सिंह जमुई में ही कैंप किए हुए हैं। केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम ने बताया कि यह राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है। साल 2021 में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। जमुई में यह चौथा कार्यक्रम है। इसमें मुख्यतः जनजाति समाज का हम क्या क्या अभी तक किया है उसके बारे में प्रदर्शनी करेंगे। हमारा एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल जो एक नया स्कीम है एजुकेशन में, उसमें उसका बच्चे लोग क्या कैसे पेंटिंग वेंटिंग किया है और बाकी क्या क्या उनमें हुनर है, इसके बारे में प्रदर्शनी होगा। इस कार्यक्रम के माध्यम से जनजातीय समुदाय की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को संवारने के साथ साथ उनका तेजी से विकास करने का उद्देश्य है। कार्यक्रम में फोटो प्रदर्शनी लगाई जाएगी। साथ ही डाक टिकट भी जारी करने की संभावना है। दूरदर्शन समाचार के लिए जमुई से विनोद कुमार की रिपोर्ट। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जमुई आगमन को लेकर विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं, उनके विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए जमुई में पिछले 3 दिनों से स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी स्वच्छता अभियान के जरिए ये संदेश देना चाहते हैं कि मन के विकारों से मुक्त होकर राष्ट्र को समृद्ध और सभ्य बनाना है। प्रधानमंत्री जी ने साफ शब्दों में कल दरभंगा की धरती से कहा कि विकास भी और विरासत भी। आज वहां से जो विकास की गति चली है, दक्षिण बिहार उत्तर बिहार दोनों क्षेत्र के कई परियोजनाओं का शुभारंभ हुआ और आज हमारे भगवान बिरसा मुंडा के 150वें जयंती के अवसर पर अपनी विरासत, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और अपने पूर्वजों का जिनका समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति जो अमूल्य योगदान है, उनको नमन करने, उनको संदेश देने और विकसित बिहार के संकल्प को साकार करने के लिए वो आ रहे हैं। और उन्होंने कहा कि जब तक बिहार विकसित नहीं होगा, भारत विकसित पूर्णतः नहीं होगा। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने आज पटना में पत्रकारों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने पीएम पर आरोप लगाया कि वह बिहार के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दे रहे हैं। आए प्रधानमंत्री तो आने में क्या दिक्कत, ठीक है, लेकिन हम लोग तो लगातार जो है इस सवाल को उठाते रहे हैं कि भाई बिहार ने सबसे ज़्यादा आपको जो है मत दिया, आपको प्रधानमंत्री बनाने में अहम भूमिका निभाई है, तो बिहार के साथ सौतेला व्यवहार ना करें। बिहार के साथ जो बिहार की पुरानी मांग रही है हम लोगों की, बिहार को विशेष राज्य दर्जा देने की, विशेष पैकेज की, तो वो कम से कम वो काम तो होना ही चाहिए।
केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने आज बेगूसराय में महागठबंधन के नेताओं पर तंज कसते हुए कहा कि वोट के सौदागरों ने देश में आतंक जैसा माहौल पैदा कर दिया है। देश में 100 करोड़ हिंदुओं को डराने धमकाने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन के नेता राहुल गांधी और लालू यादव जैसे लोग इन वोट के सौदागरों का साथ दे रहे हैं। ये वोट के सौदागरों ने देश में आतंक जैसा माहौल पैदा कर दिया है, इसीलिए यहाँ भी लोगों को बाध्य होना पड़ रहा है बच्चियों को बुर्का पहनने के लिए। यही स्थिति है भारत की। और भारत में अब लोग 100 करोड़ हिंदुओं को डराने धमकाने का काम कर रहे हैं। चाहे 5 लाख तौकी रजा जमा कर दें, घेर ले दिल्ली को, चाहे मदनी कह दे, और वोट के सौदागर उनके साथ खड़े दिखेंगे, चाहे राहुल गांधी हो चाहे लालू यादव। नीतीश सरकार ने नए साल से पहले प्रदेश के करीब 11 लाख सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। गुरुवार को हुई नीतीश कैबिनेट की बैठक में महंगाई भत्ता बढ़ाने पर सहमति बन गई है। कैबिनेट में कुल 38 एजेंडों पर मुहर लगी है। देखिए ये खास रिपोर्ट। सरकार अपने कर्मचारियों पर मेहरबान दिख रही है। सरकार ने करीब 11 लाख सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ा दिया है। रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में अब महंगाई भत्ता 50 की जगह 53% कर दिया गया है। सरकार के इस फैसले का सीधा फायदा बिहार सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को मिलेगा। नीतीश कैबिनेट से स्वीकृति मिलते ही कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को बढ़े हुए महंगाई भत्ते का एरियर 1 जुलाई 2024 से जोड़कर मिलेगा। गुरुवार को नीतीश कैबिनेट की बैठक में कुल 38 एजेंडों पर मुहर लगी है। बिहार सोशल मीडिया और ऑनलाइन मीडिया नियमावली 2024 को भी स्वीकृति मिल गई है। इसके अलावा कैबिनेट मीटिंग में सीतामढ़ी के पुरौना धाम मंदिर के आसपास पर्यटकीय विकास के लिए 50 एकड़ जमीन अधिग्रहण के लिए 120 करोड़ 58 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है। राजधानी पटना के शहरी क्षेत्र में कानून व्यवस्था मजबूत करने के मकसद से डीएसपी रैंक के 3, पुलिस इंस्पेक्टर 3, दरोगा 9, पुलिस अवर निरीक्षक 18 और सिपाही के 120 समेत कुल 153 पदों के सृजन की भी स्वीकृति मिली है। इसके अलावा पटना मेट्रो रेल परियोजना के तहत प्रायोरिटी कॉरिडोर के कार्यान्वयन के लिए 115 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। बिहार में 4 विधानसभा सीटों के लिए हुए उपचुनाव के लिए वोट डाले जा चुके हैं। उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है, जिसके बाद तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद। 23 नवंबर को होगा उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला। उपचुनाव में तमाम राजनीतिक दलों ने झोंकी थी पूरी ताकत। विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल है उपचुनाव। बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव के लिए वोट डाले जा चुके हैं। उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में बंद हो चुका है। कौन हारेगा और कौन जीतेगा ये फैसला आगामी 23 नवंबर को होगा। लेकिन उससे पहले उम्मीदवार अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। भैया अब इसी से आप अर्थ लगा सकते हैं कि लालू जी को ले जाना पड़ा एक चुनाव क्षेत्र में। कितनी परेशानी में आरजेडी है, इसको आप महसूस कर सकते हैं। वरना यह कोई आम चुनाव नहीं था, उपचुनाव है महज 4 जगह, और उसके लिए लालू जी बीमार हैं इस हालत में, और 3 मिनट 4 मिनट उन्होंने भाषण दिया। स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं है। ऐसी स्थिति में भी उनको वहाँ ले जाना, आरजेडी की परेशानी इसी से पता चलता है। जिन 4 सीटों के लिए उपचुनाव हो रहे हैं उनमें वर्तमान में 3 सीटें महागठबंधन के पास हैं, जबकि 1 सीट पर एनडीए का कब्जा था। ऐसे में इस चुनाव में महागठबंधन की साख दांव पर है। ये चुनाव प्रचार के दौरान देखने को भी मिला। एनडीए ने पूरी ताकत झोंकते हुए सीएम नीतीश कुमार से लेकर अपने स्टार प्रचारकों को मैदान में उतारा, तो दूसरी ओर पूरी तरह स्वस्थ न होने के बावजूद राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को मोर्चा संभालना पड़ा।
लालू प्रसाद बेलागंज में खुद चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे। ऐसे में इन बातों से आप इस उपचुनाव की अहमियत का अंदाजा लगा सकते हैं। चारों सीटों पर मुकाबला बिल्कुल साफ है। चारों जगहों पर जनता भारी मतों से इंडिया गठबंधन महागठबंधन के उम्मीदवार को जिताने जा रही है और एनडीए का सुफड़ा साफ होगा चारों सीटों पर। 4 जगह उपचुनाव हो रहा है, चारों जगह एनडीए की जीत हो रही है और अच्छे जीत हो रही है, बड़ी जीत हो रही है। इमामगंज में हम लोग हैं, इमामगंज में कैंप कर रहे हैं और जो लोगों से मुलाकात के दरमियान जो उत्साह लोगों का है एनडीए के प्रति, विश्वास है एनडीए के प्रति, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति, आदरणीय राम मांझी जी के प्रति और केंद्र सरकार के प्रति जो लोगों का विश्वास है कि विकास एनडीए ही कर सकता है। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि इस उपचुनाव में जिस भी गठबंधन के उम्मीदवार को जीत मिलेगी, निश्चित रूप से अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में उन्हें मनोवैज्ञानिक बढ़त हासिल होगी। यही वजह है कि कोई भी पार्टी या गठबंधन इसे हल्के में नहीं ले रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। राजधानी पटना के पटेल नगर स्थित शेल्टर होम में 2 लड़कियों की मौत से हड़कंप मच गया है। खिचड़ी खाने के बाद यहां लड़कियों की तबीयत बिगड़ गई थी। इन सभी लड़कियों को इलाज के लिए पीएमसीएच में भर्ती कराया गया है। शेल्टर होम की 13 लड़कियों को भर्ती कराया गया था, जिसमें से 2 की मौत हो गई। इस मामले पर एसडीपीओ साकेत कुमार ने बताया कि 7 नवंबर को पहले एक बच्ची की मौत हुई थी और फिर 10 नवंबर को दूसरी लड़की की मौत हो गई। फिलहाल इस मामले की जांच की जा रही है। वहीं पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर ने इस मामले की जांच के लिए कमेटी का गठन किया है। शेल्टर होम में एक डॉक्टर और 2 एएनएम की प्रतिनियुक्ति की गई है। ये फूड पॉइजनिंग प्रथम दृष्टया हम लोगों को लग रहा है और इसको हम लोगों ने जांच टीम में गठित किया है 5 सदस्यीय। उसने खाने का भी सैंपल लिया है, पानी का सैंपल लिया है और विस्तृत जांच लोग कर रहे हैं और हमको उम्मीद है कि आज रिपोर्ट आ जाएगी और उसमें हम लोग देखेंगे कि कहीं से कोई लापरवाही किसी की है तो उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। अभी स्थिति नियंत्रण में है, बाकी सब महिलाएं बिल्कुल पूरी तरह से स्वस्थ हैं और जो बीमार हुई थी 13 लोग उसमें से भी बाकी सब ठीक हैं और कुछ डिस्चार्ज भी हो गई हैं वहाँ से। हम लोग स्थिति पर नज़र रख रहे हैं और जांच रिपोर्ट आने के बाद इसमें किसी प्रकार की कोई लापरवाही या कमी पाई जाएगी तो उस पर हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे। प्रथम दृष्टया ये फूड पॉइजनिंग और साफ सफाई की कमी और एक तरह से लापरवाही का मामला ये बनता है और जैसे ही जांच रिपोर्ट आती है हम लोग उसमें नियमानुसार। जब घटना की सूचना मिली थी तो उसी समय जो है फूड इंस्पेक्टर को जो है जिला प्रशासन के द्वारा भेजा गया था और वो भी फूड और पानी दोनों का सैंपल जांच के लिए लेके गए। एज ए प्रिकॉशनरी मेजर जो है जिला प्रशासन के द्वारा एक एम्बुलेंस, एक डॉक्टर और 2 एएनएम आश्रय गृह में प्रतिनियुक्त कर दिया गया है 17 तारीख तक। और चूँकि मामला ये है कि अभी इसके अलावा 9 और बच्ची जो है वो अस्पताल में एडमिट है। जब तक जांच रिपोर्ट आ नहीं जाती है तब तक जो है कारणों के बारे में स्पष्ट रूप से कुछ कहना अभी संभव नहीं है। जैसे जांच रिपोर्ट आएगी तभी वो पता चलता है। मुंगेर में अवैध हथियारों के निर्माण का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। मुंगेर के अलग अलग प्रखंडों में छापेमारी कर मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया गया है। बंगाल एसटीएफ, पटना एसटीएफ और मुंगेर पुलिस के सहयोग से हुई बड़ी कार्रवाई में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए डीएसपी सिंधु शेखर ने बताया कि असरगंज थाना के रहमतपुर में मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया गया है, जहां से 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इन लोगों की निशानदेही पर तारापुर के मिल्की खानपुर में भी छापेमारी की गई है, जहां से मिनीगन फैक्ट्री का खुलासा हुआ। बड़े पैमाने पर हथियार और हथियार बनाने के उपकरण का जब्त भी किया गया। यहां से पुलिस ने 2 व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। 5 अपराधी वर्धा के रहने वाले हैं, 5 या 6 अपराधी वर्धा के रहने वाले हैं। निश्चित रूप से उनका आपराधिक इतिहास होगा जिसका पता हम लोग लगा रहे हैं और जो कि वहां से पुलिस की कार्रवाई होने पर इन क्षेत्रों में दूर स्थानों पर वो अपनी ढंग से ये मिनी गन फैक्ट्री और अवैध निर्माण अग्नास्त्र। सिवान में बीती रात 2 अलग अलग थाना क्षेत्र में हुई गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। घायल व्यक्ति का सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। मृतक की पहचान चंदन भगत के रूप में की गई है। वहीं इस घटना से गुस्साए लोगों ने आज शव के साथ सड़क जाम किया। इस मामले पर गुठनी थाना प्रभारी विकास कुमार सिंह ने बताया कि हत्या के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। फिलहाल मामले की जाँच की जा रही है।
ऊपर का नहीं था, सब 25 से नीचे गई थी। अरे चंदन के हाँ, भाई एक के साथ चलाने वाला खास करके इस रोड में लगातार घटनाएं घट रही है। मोटरसाइकिल की छिनैती हो रही है, मर्डर हो रहा है, ये सिलसिला एकदम जारी है। अभी जो पीड़ित परिवार के लोगों के द्वारा मुझे बताया गया कि थाना प्रभारी कहते हैं कि इस गोली लगने की घटना को एक्सीडेंट में लिख दो। यह सुन करके मेरा अब दिमाग खनक गया है और ऐसी स्थिति में अब यहाँ जिला से वरीय पदाधिकारी को आना चाहिए और आकर के इसका निदान करना चाहिए, क्योंकि जब थाना प्रभारी ऐसे बोलेंगे, मामले को बदल देने की बात बोलेंगे, तो लोगों को न्याय कहाँ। रोहतास में 21 साल बाद चर्च ट्रिपल मर्डर केस में आज 10 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। इस मामले की सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश शैलेश कुमार पंडा की रिपोर्ट में 10 अभियुक्तों को आजीवन कारावास के साथ 1-1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। यह मामला संझोली थाना क्षेत्र के तिलई गांव का था, जहां 13 आरोपियों ने अपहरण करने के बाद 3 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी। इन लोग पर चार्ज फ्रेम की जाती है और चार्ज फ्रेम होने के बाद यह मुकदमा एविडेंस में पोस्ट कर दी जाती है, जिसमें ट्रायल होती है और ट्रायल में प्रोसिक्यूशन 13 गवाहों की गवाही कराता है और गवाही के दौरान इन लोग का नाम आता है, लेकिन 2 व्यक्ति मर जाते हैं ट्रायल के दौरान और एक व्यक्ति भोला राम को सच के भाव में बरी की जाती है। बाकी सभी पर ऑफेंस सिद्ध हो जाती है, इसलिए 10 आदमी को सजा बरकरार की जाती है। एडीजे 1 के न्यायालय शैलेंद्र कुमार पांडा के द्वारा, सासाराम, रोहतास। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती के अवसर पर उन्हें श्रद्धापूर्वक याद किया जा रहा है। पटना स्थित नेहरू पार्क में आयोजित राजकीय समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनके आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी, ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी और सूचना तथा जनसंपर्क मंत्री महेश्वर हजारी सहित अन्य गणमान्य लोगों ने उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। लखीसराय में पहली बार 3 दिवसीय बाल फिल्म महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्घाटन उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने किया। उद्घाटन सत्र में लखीसराय संग्रहालय में साल 2021 में बनी नेपाली फिल्म द साइलेंट इको और 2023 में बनी हिंदी फिल्म सेरा का प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं फिल्म समीक्षक दीपक दुआ और फिल्म निर्माता विकास कुमार सिनेमा ने करियर के विषय पर बच्चों के साथ संवाद करेंगे। मजबूत इमारत के मजबूत नींव के ईंट जो हमारे बालक हैं, बच्चे हैं, उसके मन के अंदर एक सकारात्मक पॉजिटिव भाव लाने के लिए बाल फिल्म दिवस के रूप में शुरुआत कर रहे हैं और बाल दिवस का हमारी शुभकामना है। आज देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जो लगाव बच्चों के साथ था, उनके जयंती के अवसर पर ये कार्यक्रम शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो सोच है कि हर अपने महापुरुषों के भाव को, अच्छी बातों को हर लोगों तक एक पॉजिटिव ऊर्जा प्रदान करें, उस ऊर्जा का आज से शुरुआत लखीसराय जिला के अंदर भी किया गया है। और अब 3 मिनट में 10 खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को उनकी जयंती पर किया याद।
नई दिल्ली के भारत मंडपम में 43वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला आज से। इस वर्ष मेले की थीम 2047 में विकसित भारत है। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण में कल 15 जिलों की 43 सीट पर मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। राज्य में लगभग 65% से अधिक मतदान दर्ज किया गया। झारखंड में दूसरे चरण के चुनाव के लिए प्रचार हुआ तेज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल चुनावी सभा विपक्ष पर साधा निशाना। पैक्स चुनाव में सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए मतपत्र का रंग नारंगी या पीला हो सकता है। बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार ने दिया विकल्प। नालंदा जिला अंतर्गत प्रखंड के 238 पंचायतों में होने वाले दूसरे चरण के पैक्स चुनाव को लेकर नामांकन जारी। नवादा साइबर थाना पुलिस ने वारिसलीगंज थाना क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में छापेमारी कर 16 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार। अररिया जिले की जोकीहाट थाना पुलिस ने 1 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के प्रतिबंधित कोडीन युक्त कफ सिरप को किया बरामद। कटिहार जोगबनी रेलखंड में अररिया के गिदरिया के समीप पूजा स्पेशल ट्रेन की चपेट में आने से 2 व्यक्ति की मौत। और पूर्णिया के इंदिरा गांधी स्टेडियम में राज्य स्तरीय विद्यालय एथलीट बालक अंडर 19 और हॉकी बालिका अंडर 17 प्रतियोगिता का विधिवत किया गया उद्घाटन। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के संभाजी में की चुनावी जनसभा। कांग्रेस पर लगाया देश विरोधियों का साथ देने का आरोप। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड के गिरिडीह में की चुनावी रैली। कहा, भाजपा के सत्ता में आते ही प्रदेश से घुसपैठियों को किया जाएगा बाहर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 1 दिवसीय जमुई दौरे पर आएंगे। जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की। कहा, बिहार की जनता की हो रही है उपेक्षा। मुंगेर में मिनीगन फैक्ट्री का हुआ भंडाफोड़। बंगाल और बिहार की एसटीएफ ने की संयुक्त कार्रवाई, 7 गिरफ्तार। और बाल दिवस पर लखीसराय में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बाल फिल्म महोत्सव का किया उद्घाटन।